हेलो। ठीक है, फिर आप चले जाओगे। वही बैक करके इसको करना है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक। चलो जी, कुछ डिस्कशन चल रहा था हमारा उत्तरी। यही चल रहा था ना, सेल्स। ये कौन सा नंबर है? 106, 206। हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बघेल जी जय श्री कृष्णा, प्रशांत पुरी, अलीशा जी। हेलो जी। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। हल 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 हेलो 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 हेलो। बस 1 मिनट और यार, वो मिल नहीं रहा है, कहाँ लिख दिए हैं। चलो, 106 स्टार्ट। हेलो। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। शैल वी स्टार्ट द क्लास? अच्छा, हमने कल कुछ लिखा था। ओ तेरी, अब वो कहाँ लिखा था? किसी नए पेज पे लिखा था ना कल तो। ये बड़ी नौटंकी हो रखी है देश में यार। कभी कहाँ लिख देते हैं। चलो, आपके पास लिखा हुआ तो है, मैं सब मान के चल रहा हूँ, आपके पास लिखा हुआ है। 6, 5। 4। अरे, 5। कॉम्पनसेशन ऑफर एक्सेप्टेंस इसमें था क्या? 6 of 6, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाँ, राइट्स ऑफ श्योरिटी। चलिए, ये किस में है? 6 of 6 में। चलिए, तो चलो जी, हम लोग शुरू कर चुके हैं सेशन को। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था। तो मैं सामान के चल रहा हूँ कि कल आप लोग आए थे? कौन नहीं था? आप नहीं थे तो आपने देख लिया था सेशन। ओके। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी के ऊपर चर्चा करनी है अपन को। राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो गारंटी दे रहा है उसके उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं? सबसे पहला, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे। जल्दी खत्म करना है कि नहीं करना है? ओके, कितना जल्दी करना है? 5 मिनट बाद? तो चलो जाओ, तो एक काम करो, आप 1.25 घंटे के लिए सो जाओ। 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। जैसे ही तुम्हारी नींद खुलेगी हम खत्म कर देंगे। चलो। आई कंडक्ट राइट्स। ओके। राइट्स ऑफ श्योरिटी, तो राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर का मतलब क्या होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 आपको अधिकार दे के रखे हैं। और 6 7 जो अधिकार दिए, सबसे पहला अधिकार दिया है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट आपको क्या राइट है। आप बताओ प्रैक्टिकली कि आप क्या हो? गारंटर हो। आपने किसी की गारंटी दी है, मतलब अपन वैसे तो गारंटर ही बोलते हैं जो बाजार की भाषा है ना। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोल दिया जाता है? श्योरिटी। तो अगर आप गारंटर या आप किसी के श्योरिटी हो और आपने उसके लिए पेमेंट कर दिया,
तो अब आपको उसके विरुद्ध क्या अधिकार प्राप्त हो गए? अब आप उससे पैसे वसूल कर सकते हो। राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या है कि आप क्रेडिटर की जगह ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो? क्रेडिटर की जगह ले सकते हो। इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख दो, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। द श्योरिटी steps into the shoes of creditor. The surety steps into the shoes of creditor. The surety step into the shoes of creditor. The surety steps into the shoes of creditor. The surety steps into the shoes of creditor. यानी कि ये अब उसकी जगह खड़ा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं कि ये किसकी जगह ले लेगा? अब क्रेडिटर की जगह ले लेगा। यानी कि जैसे मान लो कि आपने बैंक से कर्ज लिया। आपने क्या किया? बैंक से कर्ज लिया, बैंक लोन लिया। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपने बैंक से लोन लिया, मान लो 16 लाख रुपए का, और उसके बदले में आपने सिक्योरिटी पे क्या रखा? घर के कागज। और श्योरिटी में किसका नाम ले लिया? अमर का नाम ले लिया। श्योरिटी में किसका नाम दे दिया? अमर का। तो अमर ने गारंटी दे दी आपकी। अब मान लो बैंक, आपने पैसा नहीं चुकाया 16 लाख रुपए, तो बैंक क्या करेगा? आपके घर को ऑक्शन पे डाल सकता है, नीलामी पे डाल देगा। यस, अगर बैंक ऑक्शन पे डाल देगा, आप मतलब बैंक के पास अधिकार है कि वो क्या करेगा? आपको एक सूचना देगा 15 दिन का, कि 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। 15 दिन का नोटिस का मतलब 15 दिनों में पेमेंट कर रहे हो, या फिर तुम्हारा घर हम नीलामी पे डाल दें, ऑक्शन पे डाल दें, यानी कि बेच दें। ठीक है, तो फिर 15 दिन में अगर प्रिंसी डेटर का जवाब नहीं आता, यानी कि आपका जवाब नहीं आता, तो बैंक के पास अधिकार है, वो उसे नीलामी में बेच सकता है, क्योंकि वो एक अनपेड अमाउंट लेकर बैठा है। यस, बिल्कुल अनपेड सेलर वाले राइट्स है जो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये यहां पर बेच सकता है। अब मान लो कि अमर ने, श्योरिटी ने आपके लिए पे कर दिया है 16 लाख रुपए, तो अब जो अधिकार क्रेडिटर को थे ना, वो सारे अधिकार इसके पास आ जाएंगे, यानी कि अब ये उसकी जगह ले लेगा। इसका मतलब क्या? अब अमर को अधिकार है कि वो आपके घर को नीलाम कर सकता है, आपको 15 दिन का नोटिस देकर। राइट ऑफ सब्रोगेशन बस ये है कि जो, अगर मान लो श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है आपके लिए, क्योंकि उसने गारंटी दी थी, तो जो अधिकार क्रेडिटर्स को थे, वो अधिकार एज इट इज आपको हस्तांतरित हो जाएंगे, आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके पास और बैंक के पास और क्या अधिकार होता है? अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है, तो बिल्कुल ये अधिकार अब श्योरिटी के पास भी आ जाएगा। राइट ऑफ सब्रोगेशन। सेकंड है इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई। इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई मतलब होता है कि अगर मान लो, इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई। वैसे एक बात बताओ, आप लोग को, भर भाई हो गया तो, आप लोग को हिंदी लिखना आता है? आपको यहां पर हिंदी चलती है? अरे यार, भरपाई सही लिखा है ना? नुकसान की भरपाई। हिंदी बहुत कठिन होता है ना लिखना? आसान होता है? भाई आप मराठी हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जैसे मराठी, इधर तो मराठी मीडियम होता है, हिंदी मीडियम थोड़ी होता है। बट हिंदी का होता है। कबीरदास सूरदास से पढ़े हो आप? अच्छा, चलो। तो इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई, भाई जैसे मान लो कि मैंने आपकी गारंटी दी, ध्यान से सुनना, मैंने आपकी गारंटी दी, आपने थर्ड पार्टी को पे नहीं किया। ठीक है, अब थर्ड पार्टी ने आपसे पैसे मांगे, आपने नहीं दिए, मेरे से पैसे मांगे, मैंने बोला मैं करता हूं इंतजाम, तो उसने हम दोनों पे ही सूट फाइल कर दिया। आप पे किया तो किया, मेरे पे भी कर दिया। अब उससे मेरे पे सूट फाइल कर दिया, तो मुझे वकील तो करना पड़ेगा अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो मैंने अपने बचाव के लिए वकील किया, खर्चा आया। वजह कौन थे इस खर्चे का? आप भरो, सीधी सी बात है। मान लो आपने पेमेंट नहीं किया,
और मुझे मतलब मुझे उस प्रिंसिपल क्रेडिटर को पे करना पड़ गया। अब मैं आपसे पैसे मांगने आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो जब आपको माल चाहिए था तब तो आपके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन अब आप बिल्कुल एकदम बहुत उसल मिसल खाओ पाक खाकर बैठे हो, एकदम तीखा। आपसे पैसे मांगने जाता हूँ तो न सिर्फ आप लड़ते हो, आपकी घरवाली भी मेरे पीछे पड़ जाती है, कैसे कैसे घर में घुसा रहे पैसे मांगने के लिए। तो अब मैंने आप पे केस फाइल कर दिया। केस फाइल किया, वकील की फीस लगी 12,000, 15,000, 20,000, कागज इकट्ठे करने पड़े। तो अगर मान लो कि आपसे ही पैसे वसूल करने, आपकी तो मैंने गारंटी दी, अब आपसे ही पैसे वसूल करने के लिए मुझे केस फाइल करना पड़ा और 25,000 का खर्चा है, तो जाहिर सी बात है 25,000 का खर्चा मेरी साधारण सामान्य सी जिंदगी में आया अगर, तो वजह तुम हो। तो जो वजह है उससे नुकसान की भरपाई करने का एक इम्प्लाइड प्रॉमिस मान लिया जाता है। क्लियर है? तो क्या अधिकार होंगे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर? तो पहली बात यह होगा कि आप क्रेडिटर के जूते पहन के खड़े हो जाओगे, यानी कि आप क्रेडिटर की जगह ले लोगे, जो अधिकार क्रेडिटर्स को थे वो सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। और दूसरा, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है वजह तुम थे, तो जितना नुकसान होता है जेन्युइन। मैंने 4 गुंडे किए, उनको शाम को दारू पिलाया और गुंडों का फीस भरा 12,000, तो ये इलीगल हो गया यार, ये थोड़ी वसूल कर सकता हूं मैं। लेकिन जो लीगल है, जो जेन्युइन है, जो रीजनेबल है, वो तो वसूल कर सकता हूं मैं। राइट? नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर्स। ये बीफिट है कि बेनिफिट है? मैंने बीफिट लिख दिया क्या? आपने बेनिफिट कैसे लिखा? अच्छा, मैंने बोल बोल के लिखा होगा, BEN। डेफिनेट हो गया था। अभी ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, मतलब आप सीधी सी बात है भाई कि अगर क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी अपनी पड़ी है, अपनी मतलब किसकी? ये भाई की। तो अब दो बातें होंगी, अगर वो सिक्योरिटी को लॉस हो जाता है तो फिर अपन भी फ्री हो जाता है। यस, ठीक है। लेकिन अगर लॉस नहीं होता है तो जब तक वो हमें सिक्योरिटी नहीं देगा, हमें उसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर के पास किसकी सिक्योरिटी पड़ी है? प्रिंसिपल डेटर की पड़ी है। ठीक है। अब दो बातें होंगी कि अगर वो सिक्योरिटीज का लॉस हो जाता है तो फिर हमें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये हमने बात की थी। लेकिन अगर सिक्योरिटीज उसके पास पड़ी हैं तो हम से वो पैसे मांगता है, तो हम उसे इतना भी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बेचकर पैसे ले ले। हम उसे इतना भी कह सकते हैं, भाई हम, उसने बोला कि यार ये तो पैसे ही नहीं दे रहा है, मैं फिर इसकी संपत्ति बेच दूंगा। बेच दे। अरे ऐसे कैसे बेच दे, नोटिस देना पड़ता है, तो दे दे। 15 दिन का नोटिस दे दिया, उसके बावजूद भी उसके पैसे नहीं आए, तो बेचो, संपत्ति बेचो। बेचने के बाद जो पैसा आता है, अगर तुम्हें कम पड़ जाता है, मान लो एसेट बेचने के बाद कुल वसूल हुआ 8 लाख रुपए और उससे वसूल करना था 10 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए श्योरिटी देगा। अब जब 2 लाख रुपए श्योरिटी देगा तो अब वो प्रिंसिपल डेटर से कितना वसूल कर सकता है? 2 लाख रुपए। भाई जितना उसने दिया उतना ही तो लेगा ना। यस। नंबर 3 आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ और शेयर रिडक्शन। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि आपसे किसी तरह का कोई रकम वसूल किया जा चुका है, आपसे किसी तरह का कोई रकम वसूल किया जा चुका है। तो अगर कोई रकम वसूल किया जा चुका है तो उस रकम को माइनस करके ही पैसा देगा। देखो भाई, जैसे अपन ने क्या बात किया था कि 1 लाख रुपए का माल बेचा और 70,000 की गारंटी ली। ठीक है। एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि प्रिंसिपल डेटर को 1 लाख रुपए का माल बेचा, 30,000 डाउन पेमेंट लिया और 70,000 का उधार बेचा। फिर ए बी सी ने मिलकर 40, 20, 10 इतना गारंटी दिया, यानी कि 70,000 की गारंटी दी। अब 70,000 में सामने वाले से 10,000 वसूल हो गए, बाकी उससे नहीं हुए, उसने हाथ खड़े कर दिए, नहीं है मेरे पास पैसे। वो इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं है।
और ना ही उसके नाम कोई संपत्ति है। तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो पैसे नहीं है तो आसान रास्ता क्या नजर आया? एबीसी। तो एबीसी पूरे 70 चुकाएंगे या 60,000 चुकाएंगे? 60,000। जाहिर सी बात है सेट ऑफ करने का अधिकार होगा। सेम एज रिडक्शन, राइट टू शेयर रिडक्शन में, रिडक्शन के केस में अपन कौन सा वाला केस लेते हैं? इंसॉल्वेंट का। कि सामने वाली पार्टी अगर इंसॉल्वेंट हो गई और उसके प्रॉपर्टी से जितना वसूल हो सका तो रिमेनिंग अमाउंट ही आप श्योरिटी से वसूल कर सकते हो। यस। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर में और क्या राइट होता है? टू कंपेल क्रेडिटर लिख दो। टू कंपेल लिखो, इसी में एक पॉइंट और लिख लो, टू कंपेल क्रेडिटर file a suit on, to compel creditor file a suit, file a suit on, file a suit, file a suit on प्रिंसी डेटर। भाई वो क्रेडिटर मुझसे पैसे मांग रहा है कि भैया पैसे दो पैसे दो, तो मैंने बोला ठीक है यार भाई मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक उसके ऊपर कानूनी डंडा नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कानूनी डंडा नहीं होगा वो पैसे नहीं देगा। एक बार पुलिस भेज तो सही उसके घर पे। क्रेडिटर कह रहा है यार मैं ये काम करने के लिए थोड़ी नहीं यार, अब आपको आपका पैसा है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं देने के लिए अगर वो नहीं देगा, लेकिन आपको अपने पूरे प्रयास तो करने होंगे। मान लो मैं नहीं होता बीच में, तो आप क्या करते? आप उसके ऊपर केस फाइल करते हैं ना। तो आप इसके ऊपर अभी केस फाइल करो, अगर नहीं दिया तो मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं जोर डाल सकता हूं क्रेडिटर पे कि भाई साहब इस प्रिंसिपल डेटर के ऊपर सूट फाइल करो। क्लियर? नेक्स्ट आता है राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज। को श्योरिटी मतलब जो आपके को श्योरिटीज है। अरे भाई अपन ने बात किया था ना कि अगर कि जब भी किसी तरह का लॉस होता है तो लॉस को कैसे बांटा जाता है? इक्वली। इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे। यस। अच्छा, अब मान लो किसी एक ने पूरी पेमेंट कर दी है तो वो बाकी के को श्योरिटीज से कंट्रीब्यूशन वसूल कर सकता है। बस यही बात यहां पे बोली है जो अपन ने पहले डिस्कस कर ली है। और नेक्स्ट बात है केस क्वेश्चन। केस क्वेश्चन मतलब आप अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किससे कितना पैसा वसूल किया जाएगा तो सभी से इक्वल शेयर लिया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू देयर मैक्सिमम लिमिट। तो ये आपका खत्म होता है राइट्स ऑफ श्योरिटीज। ये खत्म होता है आपका राइट्स ऑफ श्योरिटीज। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ये श्योरिटीज का? कल हमने बात किया था कि एक श्योरिटी कैसे कैसे अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि एक श्योरिटी को क्या क्या राइट्स होता है। तो राइट अगेंस्ट डेटर, एक तो सब्रोगेशन का राइट होता है, तो सब्रोगेशन आपको पता होना चाहिए, है ना? सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सी की जगह ले रहा है, राइट। सेकंड, सी मतलब क्रेडिटर की। और सेकंड इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। तो ये क्या है कि केस वेस फाइल किया तो आपके पैसा वसूली से संबंधित खर्चे जो होते हैं वो खर्चे भी आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट एक तो बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी के बेनिफिट्स इसको मिलेंगे जो वो ले रहा था, है ना। और अगर आपने सिक्योरिटी लॉस कर दी है, भूल गए हो, तो फिर आप भी भूल जाओ कि हम आपको पैसे देंगे। सेट ऑफ शेयर रिडक्शन, कहानी दोनों की सेम है। मान लो किसी थर्ड पार्टी से उसके चाचा से पैसे आ गए 20,000 के लिए, यार छोड़ो भाई साहब 20,000 पकड़ो बाकी बाद में देखना, और लेना कितना था? 50,000। तो अब 30,000 बाकी रह गए, तो बाकी बाद में देखना, तो बाद में भी 30,000 रुपए तो नहीं आए, लेकिन उसका चाचा तो दे चुका था 20,000। तो जितना आ गया उतना ठीक है, और बाकी के लिए ही श्योरिटी जिम्मेदार होगा। यस। यानी कि उस 20,000 को सेट ऑफ करने का इसके पास अधिकार होगा। मान लो ये खुद ही, मान लो 30,000 बाकी थे और इसके बाद ये हो गया इंसॉल्वेंट और इससे 50% पैसा वसूल हुआ, कोई चक्कर नहीं है, तो 15,000 इसको रिडक्शन शेयर करने का अधिकार भी होगा कि जितना आ गया ठीक है बाकी मुझसे ले लो।
एंड लास्ट इज को श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या राइट होता है, कंट्रीब्यूशन लेने का अधिकार होता है। अगर एक ने सारा कर दिया तो बाकी कंट्रीब्यूशन से, बाकी सॉरी को श्योरिटीज से उनका उनका हिस्सा ले सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी तरह की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि किससे कितना, तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, 3 4 5 जितने भी हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू देयर मैक्सिमम लिमिट। अगर इतना समझ में आता है तो श्योरिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ओवर। इस चैप्टर में एक छोटा सा टुकड़ा और है, वो क्या है? चैप्टर पढ़ा क्या आपने, कभी सुना देखा लड़के लोग? इंडेमनिटी नहीं सुना, देखा भी नहीं। बेटा आपको अटेम्प्ट लग जाएगा, ऐसे मत करो आप बुक वुक नहीं देखते हो ना घर जाके? स्टडी मटेरियल नहीं है तो अभी तुम चारों का फर्स्ट, भावेश क्या नाम है तुम्हारा, भूषण, भूषण तुम्हारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना अभी? तो तुमने घर पे जाके स्टडी मटेरियल नहीं देखा ना इसका एक बार भी? झूठ मत बोल, देखा होता तो नाम तो पता होता। किसने नहीं देखा? किस किसने देखा है? किस किस को नाम पता था इस चैप्टर में इंडेमनिटी भी है और गारंटी भी है, मालूम था? भाई तुम तो देखोगे ना, तुमको तो अटेम्प्ट लग चुका है, और अटेम्प्ट लगा है तो आप सीखो इस चीज को कि ये देख रहे हैं, इनको पता है कि एक एक नंबर की क्या कीमत होती है। आप समझ ही नहीं रहे हो यार। अगली बार आप लोग मॉड्यूल लेकर बैठोगे, ऐसा होगा फिर। देख लो, इन इन लोगों से पूछ लो, एक बात बताना, ईमानदारी से बताना कि यही आखिरी का 1 1.5 महीना 2 महीना रहता है जिसके अंदर हमें मेहनत, अगर हम मेहनत करें तो हम पास हो जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे वो सेकंड अटेम्प्ट हो। लक फैक्टर को थोड़ा साइड में रख दो, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो पास होते हैं। यही 2 महीने हैं, फिर उसके बाद आपको लगेगा ना अगली बार पूरा शुरू से नहीं होती है मेहनत। अगर अटेम्प्ट लग गया तो फिर वही 6 महीना, अभी तो चलो 4 महीने बाद आएगा अटेम्प्ट, राइट? लेकिन होगी 45 दिन में ही लास्ट में पढ़ाई, चाहे जितना मर्जी आप सोच लो कि पूरे 4 4 बार महीने नहीं होता है। ऐसा होता है क्या भाई? आपके पास भी जैसे अटेम्प्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपके पास भी इतना समय है, लेकिन अगर स्टडी की बात करें जो दिन रात वाली बात है, तो वो तो आखिरी के 40 45 दिन ही होती है। तो यही वो टाइम है, तो अभी लग जाओ तो ठीक, वरना 4 महीने बाद फिर यही टाइम पे आपको बैठना है, तो तब बैठोगे तो अब बैठ जाओ, दिक्कत आएगी नहीं तो बॉस। इतना आसान नहीं है। बाकी मन है, और मन तो चंचल है, खूबसूरत भी है। इंडेमनीफाई क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी जल्दी से खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नुकसान को भरने का वचन दे देती है कि तुम्हारा नुकसान हम भर देंगे, तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये भी गारंटी की तरह ही हो गया, इसमें भी वचन देता है कि तुमको नुकसान हुआ तो हम भर देंगे, लेकिन गारंटी में 3 बंदे होते हैं। तुमको इसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है, यानी कि इसने आपसे माल खरीदा है, अगर ये पैसे नहीं देता है तो मैं भरूंगा, दिस इज गारंटी। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, ट्री पार्टी एग्रीमेंट होता है, जबकि इंडेमनिटी के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टी होती हैं। आप लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, लिखे इंडेमनिटी मीन्स indemnity means security against loss. Security against loss, or to make good the loss, नुकसान को ठीक कर देना, to make good the loss.
और to compensate to compensate to compensate the party who has suffered, the party who has suffered the party who has suffered some loss. अब लिखें it is a contract, it is a contract where one party promises where one party promises to save the other from loss caused to him. Loss caused to him by the conduct of promiser himself or the conduct of any other person. Any other person. जय श्री कृष्णा रिया जी, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अरे आज माता जी कैसे याद आ गई भाई? आज कुछ है क्या माता जी का? नहीं? अच्छा, आज होलिका, होलिका दहन। होलिका तो वो थी ना, चुड़ैल थी ना वो तो। हाँ, होलिका। इसमें लिखे द पार्टी, आगे द पार्टी हु promises the party who promises to indemnify. indemnify का मतलब क्या होता है? compensate. उसको क्या बोलते हैं? indemnifier. Second, the party who is promised to be indemnified. भाई इसको, ये इंडेमनिफाइड वर्ड लिख रहा हूं, समझ आ रहा है? या फिर इसको लिखूं टू सेव द लॉस, इंडेमनिफाइज। ओके, चलो इंडेमनिफाइड, इसको क्या बोल देते हैं अपन? इंडेमनिटी होल्डर। इस पार्टी को इंडेमनिफाइड भी बोल देते हैं जिसका लॉस बचाया जा रहा है, लेकिन जनरली इंडेमनिटी होल्डर। तो एक होगा इंडेमनिटी फायर, एक होगा इंडेमनिटी होल्डर। जब भी इंडेमनिटी पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेफिनेशन से स्टार्ट करके ये तो लिख ही देना है। बात समझ में आ रही है? कितने, 2-3 लाइन हो गई? नोटबुक में कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन हो गई। ये क्या कह रहा है देखो, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पार्टी, वेयर वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि भाई तुझे अगर किसी तरह का नुकसान होता है, चाहे मेरी वजह से हो चाहे किसी और की वजह से हो, मैं तेरे नुकसान की भरपाई करने का वचन देता हूं। ये देखो, बाय कंडक्ट, भाई लॉस कॉस्ट टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या तो उसके आचरण की वजह से, मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुझे नुकसान हो गया,
तेरे नुकसान की भरपाई करूंगा। या फिर तेरे साथ कुछ गलत हो गया और मैंने तुझे प्रॉमिस कर रखा है, तो उस गलत के नुकसान की भरपाई भी मैं करूंगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। अरे भाई, आपका अगर कोई आप ये क्या है, इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, ये क्या होते हैं, इंडेमनिटी तो होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक छोटे से प्रीमियम के बदले आपको अगर आपको नुकसान हुआ तो हम भरेंगे। तो अगर आपकी आग लग गई किसमें, घर में, या एक्सीडेंट हो गया, या आप जहाजी, मरीन इंश्योरेंस समझते हैं? कितने लोग नहीं समझते हैं, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। क्या होता है मरीन इंश्योरेंस? शिप से अगर अपन माल भेज रहे हैं, और मान लो हमने 5 करोड़ रुपए का माल जहाजी बेड़े से बेच रहे हैं, जहाज से बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। तो अब भेज रहे हैं, वहां पे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड बढ़ाई, उसने स्पीड बढ़ाई, तो उसका टायर पंचर हो गया तो अरे भाई, शिप में छेद हो गया तो पानी अंदर और शिप डाउन। यस, शिप वहीं नीचे उतर जाएगी, बोलेगी अब मैं थक चुकी हूं। तो वो थकान, वो कभी वापस ठीक ही नहीं हो पाएगी, वो अंदर चली गई तो नुकसान आपका हो गया। तो अपन क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि कल को अगर रास्ते में माल जो है ट्रांजिट में लॉस हो जाता है, लॉस इन ट्रांजिट होता है, तो उस सूरत में अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इतना प्रीमियम दे दो, अगर कुछ नुकसान हुआ तो सारे नुकसान की भरपाई हम करेंगे। ये क्या है, इंडेमनिफाई करने का वचन दे रहे हैं वो हमें। चाहे उनकी वजह से नुकसान हो या फिर किसी और वजह से हो, तो उनकी वजह से तो नहीं है, लेकिन किसी और वजह भी डेफिनेशन में दे दिया है। फायर इंश्योरेंस भी, मतलब नुकसान भर सकते हैं। मान लो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस समझते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर होगा क्या? क्या वो नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? किसी के पिताजी मर गए तो क्या ये उनका बाप बन के आएगा क्या? किसी का बच्चा खो दिया तो अब बच्चा भी अगर ये दे सकते हैं तो दूसरा देंगे? अरे जाएंगे अनाथ आश्रम और चेक करेंगे कि यार वो यहाँ से कैसा था, दूर से देखेंगे बच्चे को, नहीं यार ये नहीं सूट हो रहा है, ये बिल्कुल सेम सेम है। अरे वही तो बात समझ में आ रही है क्या? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वैसे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आते, लेकिन अगर आते तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अच्छा एक उदाहरण बनता है। लेकिन आपके पास आए ना आए, आपके पास एक लाइन तो लिखने को है कि साहब इंश्योरेंस कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी इंडेमनिटी होते हैं, जैसे मरीन और फायर इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल के केस में, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वाला इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता है। क्लियर है? इट डज नॉट इंक्लूड्स, does includes indemnity, ये इंडेमनिटी में शामिल नहीं होता है। नहीं नहीं, चलो अब मान लो कि इंडेमनिटी, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको, आपके ऊपर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एग्जांपल इधर ले लेते हैं, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर, आपका नाम क्या है, सोहम, आपको यूएस भेजा स्टडीज के लिए। कहाँ भेजा? यूएस भेजा स्टडीज के लिए। कहाँ, यूएस ए की यूएस बी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार? कहाँ भेजा? यूएस ए की बी? ए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजा। तो यहां पर स्टडीज करने के लिए भेजा। गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लो कि 1 करोड़ का
1 करोड़ रुपए का खर्चा किया आपकी स्टडी के लिए। आपने क्या वचन दिया कि मैं वापस आऊंगा और गवर्नमेंट के लिए 5 साल सर्विसेज दूंगा। मान लो आप बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे थे और आप कुछ साइंस या टेक्नोलॉजी उसके अंदर पढ़ रहे थे, तो सरकार को लगा कि यार इसको अपन डिफेंस में काम में ले लेंगे। तो आप आपसे वचन ले लिया कि भाई आपको 5 साल तक आकर यहाँ काम करना है, सारा खर्चा आपकी शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, हायर स्टडीज़ का, टेक्निकल स्टडीज़ का हम करते हैं। आप खुश हो गए, आप गरीब घर से हैं, ऐसे नहीं है। उधर गए और उधर जाने के बाद जब आपने उधर काम वाम सब कुछ सीख लिया तो आपको उधर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप उधर ही काम करने लग गए। तो अब जो सरकार का खर्चा हुआ, सरकार का जो नुकसान हुआ, वजह है आप। तो आपको गवर्नमेंट को वो अमाउंट इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कि नहीं? एनी लॉस कॉज टू देम बिकॉज ऑफ यू, तो दिस इज इंडेमनिटी। क्लियर है? यस। जैसे एक एग्जांपल और दिया है इसमें, जैसे आपका एक पड़ोसी है, आप क्या हो? अड़ोसी। तो वो क्या है? पड़ोसी। तो आप दोनों क्या हो? अड़ोसी एंड पड़ोसी। तो आप क्या हो? अड़ोसी, और वो क्या है? पड़ोसी। उसकी एक बीवी है जिसको क्या बोलते हैं? पड़ोसन। देखो कितनी जल्दी निकला, पड़ोसन। आपके पास, आपके घर में ना पेड़ लगे हुए हैं, अड़ोसी के घर में क्या लगे हुए हैं? आम के। मैंने आम के बोला क्या? मैंने बोला आपके। आपके बोला? आपने आम सुना? हाँ, मैं कह रहा हूं आपके घर में, आपके घर में पेड़ लगे हुए हैं, क्या बोलते हो आप? झाड़। आपके आपके महाराष्ट्र में पेड़ तो होते ही नहीं, सब जगह झाड़ ही होता है। तो पेड़ किसको बोलते हो तुम बे? चलो, झाड़ तो छोटी होती है जिसके पीछे वो आप बैठ सकते हो जाके, उसको क्या बोलते हैं? झाड़ बोलते हैं, है ना? अच्छा सुनो, आप सुनो, आप आपके घर का जो बरामदा है उसके साइड में आपने क्या कर रखे हैं? एकदम चंडीगढ़ वाला वातावरण बना। चंडीगढ़ गए कभी? चंडीगढ़ सुना है? चंडीगढ़ सुना है? कभी पंजाब जाने का मौका मिले ना तो चंडीगढ़ जाओ। तो चंडीगढ़ जाओ, पहली बात तो आप चंडीगढ़ जाओगे ना तो चंडीगढ़ का जो नक्शा है पूरा, पूरे सिटी का, जिस तरीके से लोग वहां रहते हैं, आपको मतलब ऐसा लगेगा विदेश में घूम रहे हो। इतना वेल कल्चर्ड, इतना गजब का, मतलब आपको लगेगा कि यार जिंदगी ये होती है। इतना खूबसूरत तरीके से आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे वहां पर पता है क्या है, कि जैसे किसी का भी घर है, जैसे मान लो 60 बाय 40 स्क्वायर फीट में आपका बंगलो है, तो उसके बाद आपको मतलब 2500 स्क्वायर फीट का आपका घर है मान लो, तो उसके आगे 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट का गार्डन आपको रखना कंपलसरी, आप उसमें बना ही नहीं सकते। ऐसी कुछ कहानी है। मार्केट की बात करोगे ना, तो मार्केट के अंदर वहां पर अ, जो जैसे एक पेडेस्ट्रियन होता है, जैसे दुकान अपने इधर क्या होता है, दुकान के डायरेक्ट बाहर क्या हो जाती है? सड़क आ जाती है। अपने यहाँ की बात क्या करो, मतलब महाराष्ट्र की बात क्या करें, राजस्थान, बहुत सारी जगह ऐसा है। लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो दुकान के बाहर पेडेस्ट्रियन, उसके बाद पार्किंग, उसके बाद फिर रोड साइड वाला पेडेस्ट्रियन, उसके बाद रोड। मतलब आप सोचो कि कितना खुले तरीके अंग्रेजों ने डेवलप किया था, तो बहुत खूबसूरती से डेवलप किया और उसे आज तक मेंटेन करके रखा है। वहां पर एक गार्डन है, रॉक गार्डन। आपने नाम सुना है कभी? रॉक गार्डन के बारे में सुना है? आपको पता है किस चीज से बना? इतना खूबसूरत गार्डन है, और किस चीज से बना है? वेस्ट से। वेस्ट से बना हुआ पूरा गार्डन है वो। मूर्तियां बनी है, जानवरों की आकृतियां बनी है। और आप वो क्या वेस्ट, जैसे आप चाय पीते हो तो कप गिर जाता है कई बार, तो उसकी स्टिक रह जाती है, क्या बोलते हो आप उसकी? काड़ी, जो भी रहता है, तो हैंडल, डंडी, पंडी, जो भी बोलता है, तो वो रह जाता है। आप
जो पुरानी फोटो खींचते थे और उसकी रील्स जो होती थी वो वेस्ट है आज के लिए। बॉटल टूट जाती है तो कांच के टुकड़े, चीनी के टुकड़े, तो जितना भी कचरा होता है ना, उस कचरे को उन्होंने मूर्तियां बना दी, कचरे से मूर्तियां बनाई हैं। और आप देखोगे दंग रह जाओगे, इतना खूबसूरत है। और शायद अब उसकी 20 रुपए 30 रुपए एंट्री चार्ज भी है, मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। पर अपन चंडीगढ़ गए क्यों थे? हाँ, पड़ोसी। तो अब तो मान लो कि ये अब चंडीगढ़ से आया है अड़ोसी, तो इसने भी क्या किया, यहाँ पर अपने घर जैसा माहौल बना दिया, वृक्ष लगा दिए, वृक्ष वृक्ष लगा दिए, क्या लगा दिए, झाड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिए। तो अभी लंबे लंबे पेड़ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, तो पड़ोसी कहता है कि यार ये पेड़ कभी हवा हवा चली गिर गए तो हमारे घर को नुकसान हो जाएगा, ये पेड़ हटवाओ आप। तो अड़ोसी कह रहा है मेरे बाउंड्री, मेरे एरिया में है, तेरे को क्या तकलीफ है? नहीं, तेरे एरिया में है लेकिन इसके पत्ते गिरते हैं यहाँ पे, हमको बाई से सफाई करानी पड़ती है। अब आपके इधर तो बाई को भी मौसी बोलते हैं, और मौसी को क्या बोलते हैं, भाई। चलो, तो यहाँ पे इसने बोला कि ठीक है, आप मैं इधर की कटिंग करवा देता हूँ, होता है ना कटिंग करवाते हैं ना पेड़ों के तो इस साइड आपके नहीं गिरेंगे। अरे चलो ठीक है, पत्ते नहीं गिरेंगे, लेकिन पेड़ कभी गिर गया तो? अरे नहीं गिरेगा यार, और गिरा तो अब मैं देख लूंगा। अब एक दिन बहुत जोर से तूफान आया, तूफान आया तो पेड़ ऐसे गिरा, और इसकी यहाँ पे कार खड़ी थी, कार के ऊपर गिरा और कार का शीशा टूट गया। कार को जोर से लगी, कार ने बोला आह, तो कार का क्या हुआ, टूट गया क्या, बैकलाइट टूट गया। तो कार को दर्द हुआ, उससे ज्यादा दर्द किसको हुआ, पड़ोसी को, और पड़ोसन तो चढ़ गई। तो अब पड़ोसन को क्या करेंगे अपन, इसके नुकसान की भरपाई कर देंगे कि बहन रुक थाम, क्या हुआ, कि हमारा इतना नुकसान, कितना, 800 रुपए का, ये पकड़, 1000 रुपए नीचे गिर गए, ऐसे मुंह पे मारे, नीचे गिर। उसने बोला आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती, कोई चक्कर नहीं है, हम उठा के दे देते हैं। हमने उठा के दिए, तो भाभी ने उसको अपनी पॉकेट में रखे, और और 200 रुपये वापस कर दिए। अरे जितना बनता है उतना ही लेगी कि ज्यादा लेगी? जितना बनता है उतना ही लेगी। तो जितना नुकसान हुआ है उसका, कहने का मतलब समझ रहे हो इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी और गारंटी में फर्क है ना। तो बहुत बहुत सारे लोग ऐसे उलझ जाते हैं कि भाई ये क्या है। चलो, तो अगर आपको इंडेमनिटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी promises, where one party promises to save another party from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or the conduct of any other person. Clear है? इसके बाद the party who promises to indemnify, indemnifier, the party who is promised to be indemnified, indemnity holder कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्लियर है। और क्या एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, चलो यार, अच्छा, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, लिखो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। जब वो सूट फाइल करता है तो इसके राइट्स क्या होंगे? लॉ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब से पढ़ना चालू करे हैं तो क्या पास हो सकते हैं? एक डाउट है कॉमन प्लेटफॉर्म पे पूछने के लिए, उन्होंने पूछा है कि एक बच्चे का कहना है पूजा जी हैप्पी होली, तुम्हाला होली द्या, खूब खूब शुभेच्छा। होली द्या, द्या, अच्छा हाँ, सी एच ओके, होलीच्या, हॅपी होली सर जी, तुम्हाला होलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला भी खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला पण, तुम्हें भी, ओके, तुम्हाला पण, तुम्हाला पण, पूजा पुगले जी तुम्हाला पण।
अच्छा, सिर्फ तुम्हालापन बोले तो इतना खूब खूब शुभेच्छा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हालापन हो गया। ओके ओके। तुम्हालापन। अलीशा डिमेलो। रिया जी, सर जी मेडिकल इंश्योरेंस आएगा क्या इंडेमनिटी में? बहुत बढ़िया, ठीक हो, करा देते हैं वो। हाँ। पेड हिंदी। पेड हिंदी में बोलते हैं किसको? अरे सर, PAID लिखा है तो मैं PAID को क्या पेड ही पढ़ूंगा ना। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तमन्ना चौधरी, यस सर, बेस्ट प्लेस है टू लिव। सर आपका घर है क्या वहाँ? वहाँ भी है। मोहाली में, मोहाली, मोहाली इज नियर बाय। मतलब ये मान के चलो कि ऐसे आ जाता है जैसे आपका चिंचड़ी पिंपोड़, सॉरी, पिंपरी चिंचोड़ आजू बाजू में है ना। अरे यहाँ पे तो जगह के नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि हंसी आ जाती है। चलिए, क्या बात कर रहे थे? हाँ, लॉस। लिखो रे, साथ साथ लिखो रे। द प्रोमिस ए ऑल डैमेजेस, जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करवा लो। ऑल कॉस्ट incurred in defending the suit. C. All sums paid under the terms of any compromise of suit. जितना आपको नुकसान हुआ उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हो। आप क्या हो? इंडेमनिटी होल्डर हो। इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको हो गया नुकसान, तो नुकसान हो गया, आपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हो। उसके लिए आपने केस फाइल किया है, तो केस के जितने खर्चे हैं वो सब आप ले सकते हो। केस फाइल करने पर आपको सामने वाली पार्टी को कुछ देना पड़ गया, तो कुछ देना पड़ गया तो वो नुकसान। यानी कि इन शॉर्ट जितना नुकसान हुआ है सारे नुकसान की भरपाई आप करवा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी खत्म हो गया, गारंटी खत्म हो गया। अब इसमें एक तीसरा और आखिरी सवाल, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों, बताओ इंडेमनिटी और गारंटी में क्या अंतर है? तो कोई 4 से 5 अंतर अपने को पता होने चाहिए। लिख लो। लिखवा दूं या आप कर लेंगे? लिख लो फिर। ऐसे किया, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ऐसा किया, फिर ऐसा किया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ डेबिट क्रेडिट है ना। पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ एक लाइन मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सिर्फ इंडेमनिटी लिख दूं, इंडेमनिटी और गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जगह। अब इसको पहले मैं करूंगा साफ, ये देखो, ये हुआ है ना। और अब मैं यहाँ पे लाऊंगा और पेन से लिखूंगा इंडेमनिटी, और फिर एक लाइन और मारेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? गारंटी। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स में पहली बात करें, नंबर ऑफ पार्टीज,
इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? 2 होती हैं, इसमें 3 होती हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टीज बताएंगे तो आपको पार्टीज के नाम लिख देने हैं। एक होता है इसमें इंडेमनीफायर, FIER, और सेकंड होता है इंडेमनिटी होल्डर। यहां पे कौन कौन होते हैं? प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर, और तीसरा श्योरिटी। सेकंड, ये पहला हो गया जी खत्म। अब दूसरा, कोई 4 अच्छे से होना चाहिए अपने को रेडी ना। सेकंड, नेचर ऑफ लाइबिलिटी, नटूरे, नेचर ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें नेचर ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो इंडिमनीफायर का लाइबिलिटी हमेशा प्राइमरी होगा और अनकंडीशनल होगा। भाई जो अपना कंडीशन नहीं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, उसमें क्या होता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मेरी लाइबिलिटी, यानी कि प्राइमरी लाइबिलिटी उसकी है और मेरी सेकेंडरी और मेरी कंडीशनल होगी। यहां पर इंडिमनीफायर की, भाई आपको नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा, तो मैं ही भरने वाला हूं, कोई कंडीशनल, कोई और पार्टी तो नहीं है बीच में। तो इसका लाइबिलिटी क्या होता है? प्राइमरी होता है एंड अनकंडीशनल। और इसका लाइबिलिटी सेकेंडरी होता है एंड कंडीशनल होता है। लो जी, 2 पॉइंट खत्म हो गए आपके। तीसरे पे आ जाते हैं। नंबर 3 क्या है? टाइम ऑफ एक्ट, टाइम ऑफ एक्ट। लेकिन इंडेमनीफायर नीड नॉट टू एक्ट, indemnifier need not to act at the request of indemnity holder, जबकि यहां पर श्योरिटी किसकी रिक्वेस्ट पे काम करता है? प्रिंसिपल डेटर। भाई प्रिंसिपल डेटर ने कहा कि भाई आप मेरी गारंटी दोगे तो देगा, चलते रास्ते तो नहीं देगा। लेकिन यहां पर तो क्या है कि मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ तो आप कहो ना कहो मुझे तो आपके नुकसान की भरपाई करनी है। यस, यहां लिखो द श्योरिटी एक्ट्स, श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये 3 हो गए जी, चौथा ले लो। ये देखो, द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कब अराइज होती है? इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? जब नुकसान होता है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब वो पेमेंट नहीं करता है, तब अराइज होती है। लिख लो, लिखो यहां टाइम, क्या था? टाइम ऑफ लाइबिलिटी। इसमें लिखो द लाइबिलिटी अराइजेस liability arises only on happening of a contingency। और वहां पर बात करें, liability arises only on non payment of existing debt, non payment of existing
डेट, एग्जिस्टिंग डेट। क्लियर है? नंबर 5, 4 बहुत है कि और लिखना है? बहुत है, एक आधा स्पेयर में रख लो यार। नंबर 5, नंबर 5, पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, लॉस का रीइंबर्समेंट होता है। ठीक है, लिखो रीइंबर्स ऑफ लॉस। और इसका पर्पस क्या होता है? क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि अगर उसने नहीं दिया तो मैं खड़ा हूं। फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। एक और लिख लेते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए? यस, बिल्कुल होनी चाहिए दोनों पार्टीज के अंदर। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या लिखा है? ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल डेटर बच्चा भी हो तो चलेगा। अगर बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो पैसे देने वाला बड़ा, लेकिन श्योरिटी हमेशा वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहां पे अगर क्या नाम है उसका, प्रिंसिपल डेटर लिखो, प्रिंसिपल डेटर इज माइनर, प्रिंसिपल डेटर इज माइनर, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड मान लिया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने जितना लिखा है क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ बिना समझे लिख दिया है? तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं इनके डिफरेंसेस। राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी। ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, खत्म। अरे भाई, आपका और मेरे बीच में नुकसान भरने की बात हुई तो मैं आपसे सूट फाइल कर सकता हूँ, कोई और थोड़ी कर सकता है। लेकिन आपका मेरे बीच में माल उधार खरीद बेच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बावजूद इसके श्योरिटी यानी कि थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकता है। उसमें 3 पार्टीज होती हैं तो थर्ड पार्टी कर सकती है। तो ये आपका एक 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है, तयशुदा क्वेश्चन होगा, छप गया समझो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक तरह से लॉटरी होगी आपके लिए। आराम से लिख सकते हैं ना इसको, है ना? तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई क्या ये खत्म हुआ, तो यस बिल्कुल खत्म हुआ। एक बार फिर से हम इसके डिफरेंस देख रहे हैं। देखना, इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फर्क है। यहां पर क्या बोला है कि इसमें 2 पार्टीज होती हैं, इसमें 3। तो जब 2 और 3 बताओगे तो पार्टीज के नाम लिख देना कि एक इंडेमनी फायर होता है, एक इंडेमनिटी होल्डर होता है, और वहां पे क्रेडिटर, डेटर और श्योरिटी होता है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी यहां पे प्राइमरी और अनकंडीशनल होगी, जबकि वहां पे सेकेंडरी और कंडीशनल होगी। तीसरी बात, टाइम ऑफ एक्ट, यहां पे कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती, जबकि वहां पे प्रिंसिपल लेटर रिक्वेस्ट करता है। चौथी बात, टाइम ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तभी होती है जब घटना घटित होती है, ऑन हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। वो इवेंट हो जाता है तो मतलब नुकसान हो जाता है। लेकिन वहां पे बात करें, जब तक वो पैसे देते रहेगा लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। जब वो पैसे देना बंद कर देगा, नॉन पेमेंट पर्पस क्यों है, इंडेमनिटी की जरूरत क्यों है, नुकसान की भरपाई, और वहां पे क्रेडिटर को सुरक्षा देने के लिए। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इंडेमनीफाई के अंदर, जबकि उधर बात करें अपन तो
प्रिंसिपल डेटर माइनर भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन श्योरिटी में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, ये तो दो ही लोगों के बीच में होता है, तो तीसरे का नाम ही मत लो, जबकि वहां पे थर्ड पार्टी अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं ले दे कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी में सूट फाइल कर सकता है। इतनी समझ में आती है क्या बात? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी इज ए स्कोरिंग एरिया, छोटा सा है, आसान है, खत्म कर सकते हैं। यस, कुछ नया चालू करें या ब्रेक दे दें ताकि फिर, चलो तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? यस, चलो जी। अच्छा, ट्यूसडे को क्या टाइम बुलाया आपको, आना है क्या ट्यूसडे को आपको? सेम सेम, पर डे सेम सेम, ओके चलो। तो